तो रुकिएगा कुछ देर, आवाज़ थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कनेक्ट हो रहा है बस, हो गया। तो रुकिएगा कुछ देर, आवाज़ थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कनेक्ट हो रहा है बस, हो गया। चलिए, आवाज़ ठीक है। अरे यार, लेकिन माइक हेडफोन डिस्चार्ज, एक सेकंड रुकिएगा। बस एक सेकंड। चलिए ठीक है, छोड़िए। आइए। आज जो है आपका काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, इधर आज जो आपका है सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 31, 32, 33, 34, ये चारों क्वेश्चन थोड़े यूनिक क्वेश्चन है, समझ गए? तो इनको समझना बहुत जरूरी है एग्जाम के पहले। और 35 उन सब में सबसे यूनिक है। तो 35 को तो खैर हम लोग पोस्टपोन रखेंगे, और 31, 32, 33 और 34 इसको आज हम लोग समझेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन थोड़े से अलग, थोड़े से अलग हैं अब तक सॉल्व किए गए बाकी क्वेश्चन से। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला, एक इन्वेस्टर है जिसका 2 पोर्टफोलियो है। ठीक है, वो अपना कैसे भी, ये बस कहानी है, मिनिमम वेरिएंस सेट बनाया है अपना। ठीक है, वो क्या किया, एक 2 पोर्टफोलियो बनाया, एक पोर्ट जिसका नाम एक्स रखा, एक का नाम वाई रखा। ठीक है, पोर्टफोलियो एक्स में जो सिक्योरिटी ए का वेट था 0.30, यानी कि 30% अमाउंट इन्वेस्ट किया पोर्टफोलियो एक्स में। ठीक है, क्या चीज में, सिक्योरिटी ए में। 40% इन्वेस्ट किया सिक्योरिटी बी में, और 30% इन्वेस्ट किया सिक्योरिटी सी में। वैसे ही पोर्टफोलियो बाई में उसने जो भी अमाउंट था उसका 20% इन्वेस्ट किया पोर्टफोलियो बाई में, 50% इन्वेस्ट किया सिक्योरिटी बी में, और 30% इन्वेस्ट किया सिक्योरिटी सी में। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। बोला, व्हाट शुड बी द वेट फॉर ईच स्टॉक ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग 5000 इन पोर्टफोलियो एक्स एंड 3000 इन पोर्टफोलियो वाई। इसका मतलब, अगर हम ये कहें कि यहां हमने 5000 रुपया लगाया था और यहां पर हमने 3000 रुपया लगाया था, तो क्या आप बता नहीं सकते? सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं था फर्स्ट पार्ट में। तो अगर मैं कह रहा हूं मैंने 5000 रुपया पोर्टफोलियो एक्स में लगाया था, उस 5000 का 30% मैंने सिक्योरिटी ए में लगाया था, उस 5000 का 40% मैंने सिक्योरिटी बी में लगाया था, उस 5000 का 30% मैंने सिक्योरिटी सी में लगाया था, तो क्या क्या पैसा लगाया है? सर काफी सिंपल है।
अगर हमसे कहे सर तो पोर्टफोलियो एक्स में सिक्योरिटी ए, बी और सी के अंदर मैंने क्या क्या पैसा लगाया, तो सर 500 गुने 30% कितना होगा, 500 गुने 40% कितना होगा, 500 गुने 30% कितना होगा, आ गया रुपये में। वैसे ही पोर्टफोलियो वाई के लिए चेक करेंगे, 3000 का 20% कितना होगा, 3000 का 50% कितना होगा, और 3000 का 30% कितना होगा। कोई दिक्कत? तो अगर हम टोटल अमाउंट निकाले सिक्योरिटी ए में क्या इन्वेस्ट है, टोटल अमाउंट अगर निकाले सिक्योरिटी बी में क्या इन्वेस्ट है, टोटल अमाउंट अगर निकाले सिक्योरिटी सी में क्या इन्वेस्ट है। अब अगर हमें अब वेट पूछ ले कि वेट क्या होगा, तो 2100 भागे 8000, ये टोटल अमाउंट क्या इन्वेस्टेड है, दोनों में क्या इन्वेस्ट है सर, यहाँ 5000 और यहाँ 3000, तो सर 8000, 3500 भागे 8000 और 2400 भागे 8000, तो आपको वेट नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा सर 2100 भागे 8000, 26.25%, 3500 भागे 8000, 43.75%, और 2400 भागे 8000, 30%। निकल गया। इतना ही करना था, फर्स्ट पार्ट तो कुछ करना ही नहीं था, काफी सिंपल था। दिक्कत क्या है, दिक्कत है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या दिक्कत है सर, सेकंड पार्ट में क्या बोला, वो इन्वेस्टर जो है कितना रुपया था उसके पास, सर 8000 रुपया था। बोला इसमें से 4000 तो उसने लगा दिया सिक्योरिटी ए में, ठीक है। अब बोलता है बी और सी के बीच में बांटना है, और वो जो वेरिएंस का सेट है वो मिनिमम रहे, वो जो वेरिएंस का सेट है वो मिनिमम रहे। तो अब हम क्या करें सर, बी और सी में क्या पैसा लगाएं, कंफ्यूजन। अगर सर ए में 4000 रुपया लगा दिया, इसका मतलब उसके पास अब बचा हुआ क्या है सर, 4000। इस 4000 को लगाना कहाँ है सर, बी और सी में लगाना है। ये 4000 कितना अमाउंट पर सर, 0.50। क्यों सर, 50% तो यही इन्वेस्ट हो गया, तो बचा हुआ 50% सर यहाँ इन्वेस्ट करना है बी और सी में। अब उसी का प्रोपोर्शन बताना है कि कितना इन्वेस्ट करे बी में और कितना इन्वेस्ट करे सी में, कि जो मेरा मिनिमम वेरिएंस सेट है वो मेंटेन रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा, बचपन में पढ़ा हुआ एक चीज, जब आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, याद है, बचपन में पढ़ा था ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते थे और कहते थे कि वाई एक्सिस इक्वल्स टू वेरिएबल प्लस बी इंटू एक्स एक्सिस। याद आ रहा है कुछ, ऐसा कुछ पढ़ा था बचपन में, लाइन का फॉर्मूला, कि y कहां पे कट करेगा, तो y वहां पे कट करेगा जहां a प्लस बी एक्स। सर कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का फॉर्मूला आप बोल रहे हो एक तरह से। हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन भी कुछ नहीं है, वो भी इसी फॉर्मूला में बेस्ड है जो बचपन में पढ़ा था हमने, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। याद है लाइन का फॉर्मूला, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, जो बचपन में पढ़ा था वही फॉर्मूला है, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, ठीक है। जब आपको पूछा था क्वेश्चन में पहले, उसका फॉर्मूला यही था, अल्फा प्लस बीटा एक्स था खाली, ठीक है। बीटा आर एम, अल्फा प्लस बीटा आर एम, एक्स नहीं, अल्फा प्लस बीटा आर एम। ये तो लाइन का फॉर्मूला, सर इसका क्या यूज होगा, तो इस लाइन के फॉर्मूला को यूज करके आपको बोलेगा सिर्फ दो सिक्योरिटी को ले लो, ठीक है। हम कहेंगे ठीक है सर, दो सिक्योरिटी को ले लिए, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी। अब वो बोलेगा अगर तुम लाइन ड्रॉ करते हो एक्स एक्सिस पे, मान लेते हैं, ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस है, इसको मान लो डब्ल्यू ए, ये अपना वाई एक्सिस है, इसको मान लो डब्ल्यू बी, ठीक है। अब वो बोलेगा जब मैंने 0.30 इन्वेस्ट किया डब्ल्यू ए में, तो मैंने डब्ल्यू बी में 0.40 इन्वेस्ट किया, 0.40 इन्वेस्ट किया। जब मैंने डब्ल्यू ए में 0.20 इन्वेस्ट किया, तो मैंने डब्ल्यू बी में 0.50 इन्वेस्ट किया। क्या समझे, तो यहाँ पे सर दो लाइन है, दिख रहा होगा आपको, एक लाइन तो सर ये है,
और इससे अच्छा कि यहाँ पे थोड़ा ठीक से बना लिया जाए। हम्म बचपन में जब लाइन का फॉर्मूला पढ़ा था वो याद है कि नहीं? अच्छा, खैर कॉमर्स से हो तो मैथ से भागते होगे, ये भी हो सकता है। तो मैथ से कहाँ भाग के जाओगे, मैथ तो हर जगह है। ठीक है, मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये है डब्ल्यू है, ये है वाई एक्सिस, मान लो डब्ल्यू बी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? सर क्वेश्चन ने कहा कि अगर मैं इस दोनों को मान लूं, सिर्फ इन दोनों को, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी को, ठीक है, सी को मैं भूल गया हूं, अभी सी नहीं एग्जिस्ट करता है। तो वो कहता था डब्ल्यू ए में अगर हमने 0.30 इन्वेस्ट किया, क्या समझे, जो भी प्रोपोर्शन था, तो मैंने डब्ल्यू बी में कितना इन्वेस्ट किया? सर 0.40। ये बना एक लाइन, देख रहे हो? इस लाइन का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कह सकते हो ना, 0.40 वाई एक्सिस इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू 0.30। अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सर अगर मैंने 0.20 इन्वेस्ट किया, किसमें? डब्ल्यू ए में, तो उस केस में डब्ल्यू बी 0.50 होगा। तो सर एक और लाइन बना, देख रहे हो? इस लाइन का फॉर्मूला क्या होगा? तो सर 0.50 इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू 0.20। अब हमें दिख रहा है सर दो इक्वेशन मिल गया है हमको, दो इक्वेशन मिल गया है, वो भी कौन सा? टू वेरिएबल वाला, टू वेरिएबल। तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, दूसरा वेरिएबल निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। हमें यहाँ क्या निकालना है? हमें यहाँ ए और बी का वैल्यू निकालना है। जब ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा तो सर एक और चीज, अब हमने 0.50 इन्वेस्ट किया है। कैसे सर? 8,000 में अगर 4,000 रुपया आपने डब्ल्यू ए में लगाया है, तो डब्ल्यू ए का वेट कितना होगा? 0.50। अब यही तो लाइन ड्रॉ करना है कि वाई एक्सिस पे कहां पे जाएगा, वाई एक्सिस पे डब्ल्यू बी कहां पे जाएगा। तो हमने सी को इग्नोर कर दिया और डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी का लाइन ड्रॉ करके निकाल लिया कि डब्ल्यू बी में क्या इन्वेस्ट करेंगे। अगर डब्ल्यू बी में क्या इन्वेस्ट करेंगे निकल गया, तो डब्ल्यू सी में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या इन्वेस्ट करेंगे। क्या समझे? तो यहाँ पे 0.50 तो पता है, पर वाई एक्सिस पे डब्ल्यू बी कहां पे आएगा ये अभी नहीं पता है हम लोग को। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सर एक इक्वेशन अपना क्या बना? फर्स्ट इक्वेशन क्या था सर? 0.40, ठीक है, इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू 0.30। क्या कोई दिक्कत? दूसरा इक्वेशन क्या था सर? 0.50 इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू 0.20। अगर हम इनको माइनस कर दे, या तो इसको इससे या उसको उससे, कोई दिक्कत नहीं, जिससे चाहे उसको उससे माइनस कर दो। ठीक है, साइन चेंज। ये कितना बचेगा सर? -0.10। सर ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा? बी। ये बच जाएगा 0.10 बी। ठीक है, 0.30, 0.30 माइनस 0.20, 0.10 बी। तो बी का वैल्यू कितना आएगा जरा बताइएगा। तो 0.10 डिवाइड बाई 0.10 -1। बी का वैल्यू कितना आया? -1। अगर इस बी को यहाँ पुट कर दे तो हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा -0.30। तो ये इधर आएगा तो ऑब्वियस सा बात है 0.70। ए इक्वल्स टू व्हाट? निकाल लीजिए। 0.40 इक्वल्स टू ए प्लस -1 इंटू 0.30। तो ये हो जाएगा 0.40 प्लस 0.30 इक्वल्स टू ए। माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा,
तो a इक्वल्स टू 0.70। अब हमको a और b मिल गया और हमको भगवान की कृपा से x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है पता है, तो y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा ये निकालना हो, और वो पॉइंट क्या होगा, अब इससे बात है डब्ल्यू बी, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी। ये लाइन क्या था, ये डब्ल्यू बी था ना, ये डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी अपने आप निकल जाएगा सर, ए पता है ना, हाँ बी पता है ना, -1, और डब्ल्यू ए सर यहाँ इस पॉइंट पे है 0.50, तो 0.50, तो डब्ल्यू बी कितना होगा खुद पता चल गया सर 0.20। अगर डब्ल्यू बी 0.20 है, डब्ल्यू ए 0.50 है, तो डब्ल्यू सी कितना होगा 0.30। मतलब 8,000 रुपया का 20% इन्वेस्ट होगा डब्ल्यू बी में, मतलब सर 8 दूनी 1,600 रुपया, हाँ 1,600 रुपया इन्वेस्ट होगा डब्ल्यू ए बी में 4,000 और यहाँ 2,400। समझ में आया, तो आपका वही वेरिएंस सेट रह जाएगा जो पहले था। ये लाइन समझ में आया, कोई दिक्कत, लाइन समझने में कोई दिक्कत, तो इसका मतलब सर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब सर यहाँ पे आएगा कहीं 0.20, ये लाइन बनेगा, क्या समझे, ये लाइन बनेगा। ये ग्राफ समझ में आ गया, क्या ग्राफ समझने में कहीं कोई दिक्कत आया आपको, बचपन का सवाल, मैंने बचपन में हमने पढ़ा है ये चीज, ठीक है। और मैथ से तो आप कहीं भाग नहीं सकते, बिकॉज द मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, तो मैथ तो हर जगह रहेगा, तो उससे भागना क्यों, ठीक है। समझ गए मैथ्स कैसे बना, किस चीज का यूज हुआ, सोचो किस चीज का यूज हुआ, क्लास 6 में नहीं शायद, मतलब क्लास 7 या क्लास 8 में पढ़ा होगा ये चीज, क्लास 7-8 का मैथ आपको आज काम दे रहा है, क्या समझे। किताब में तो बस आपको सॉल्यूशन दे दिया है ऐसे करके, वो आपको बताने नहीं गया है कि कैसे वो फॉर्म होगा, ये क्या है वो आपको नहीं बताया, डब्ल्यू बी इक्वल टू ए प्लस बी, डब्ल्यू बी का लिखा है, वो कुछ नहीं लिखा है, वो लिखा है वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट कट होगा, तो वो ए प्लस बी, एक्स एक्सिस पे तो जो पॉइंट कट हुआ है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लाइन का होता है, अगर कोई चीज मिनिमम वेरिएंस रेट जो कह रहा है उसको फॉलो कर रहा है, तो उस बनने वाले एक्सिस पे सारा लाइन का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सारा लाइन का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, जैसी ए और जैसी आप चेंज करिएगा एक्स एक्सिस में, ए और बी तो कांस्टेंट है, बी कितना है -1, ए कितना है 0.70, तो ए और बी कांस्टेंट है, एक्स जैसे ही चेंज होगा वाई का पॉइंट अपने आप चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे उसने क्या किया, एक्स का पॉइंट क्या किया 0.50 किया, तो हमने y का पॉइंट निकाल लिया, क्या होगा, जैसे हमने y का पॉइंट निकाल लिया, सर y का पॉइंट निकल गया, a का पॉइंट पते है, तो अब c क्या होगा, सिंपल है सर, जो बच गया मेरा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए उसी में होगा, कोई दिक्कत, इसी को समझ गए। तो अब आते हैं आगे, सबसे मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर समझ लो, ये यहाँ जितना भी क्वेश्चन आज देखने वाले हो सबका सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पोर्टफोलियो का तुम कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इस लेक्चर को ढंग से नहीं समझा तो दिक्कत हो जाएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 32 पे आओ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, अपने पास 2 पीरियड है, सर 2 पीरियड है, हाँ 2 पीरियड है, कैसे सर आपने पता किया, क्वेश्चन पढ़ने में पता चलेगा, कैसे क्या पता किया, क्वेश्चन पढ़ो पता चलेगा। बोला एक्स लिमिटेड 1/4/2009 को इन्वेस्ट किया, क्या इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, किसमें, एम लिमिटेड में, कितना यूनिट लिया, 1000 यूनिट लिया, तो 1000 भागे 2 लाख कितना होता है, 200 रुपया का 1 यूनिट लिया, अरे खरीदेंगे तो मार्केट प्राइस पे ना, ये तो फेस वैल्यू है 100 रुपया, इससे क्या मतलब है, हमको भी कोई मतलब नहीं। उसके बाद मतलब होगा ये 30% डिविडेंड है ना, ये रेट पे है, यील्ड नहीं है, अगर डिविडेंड यील्ड होता 30% ऑफ 200 होता, ठीक है, 30% डिविडेंड जो आपको बोल रहा है वो बेसिकली फेस वैल्यू पे बोल रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ साइलेंट हो गया, बताया नहीं है आपको कि रेट है कि यील्ड है, तो क्या करे, लेकिन आपको फेस वैल्यू दे दिया है,
आईसीआई को लगता है कि आप उसका किताब बना के आए हो तो आप सॉल्यूशन समझ जाओगे, वो लिखे चाहे नहीं रेट या यील्ड। और यहाँ वो फेस वैल्यू देने का मतलब क्या था, उसने रेट या यील्ड नहीं बताया, लेकिन फेस वैल्यू दिया है ना, तो कहना चाहता था कि आप रेट मानिए, यील्ड नहीं मानिए। पर शेयर को खरीदने में क्या लगा होगा, 200 रुपया लगा होगा ना, 100 रुपया थोड़े लगा होगा, तो फेस वैल्यू है, उससे क्या मतलब है। उससे मतलब तभी जब आपको डिविडेंड रेट दिया गया क्वेश्चन में, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 500 शेयर 1.5 लाख का लिया, 1.5 लाख इन्वेस्ट किया, तो 1.5 लाख भागे 500 कितना हुआ, 300 रुपया का एक शेयर हुआ। तो ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। ठीक है सर। सितंबर 2009 में 10% डिविडेंड दिया एम लिमिटेड ने। अगर एम लिमिटेड ने 10% डिविडेंड दिया मतलब 10 रुपया दिया होगा, 100 का 10%। अक्टूबर 2009 में 30% डिविडेंड दिया अनलिमिटेड ने। ठीक है, अगर 30% दिया तो इसका मतलब इसका 3 रुपया दिया होगा क्या, या फिर आप कहोगे कि ये 10% 20 रुपया होगा, क्या होगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं आईसीआई क्या समझ के किया। ये साइलेंट है, साइलेंट है तो हम क्या समझे उसको। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट रिटर्न एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो बात क्या है यार। हाँ, 10 रुपया और 3 रुपया, देखा, 10 रुपया और 3 रुपया लिया, लिया ना। क्यों लिया 10 रुपया और 3 रुपया, क्यों लिया 20 और ये क्या होगा, 300 का 30%, 300 का 30%, 90 रुपया काहे नहीं लिया। क्वेश्चन तो साइलेंट है। ये डिविडेंड रेट है कि डिविडेंड यील्ड है, ये क्वेश्चन साइलेंट है। तो हम समझे कैसे सर कि यहाँ पे रेट होगा कि यील्ड होगा। तो आईसीआई क्या सोचता है कि आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो एग्जाम में आने से पहले, उसका किताब आपने देख रखा है, तो उसका कहना है कि मैंने फेस वैल्यू दिया था ना। तो हाँ, उसने फेस वैल्यू तो दिया था हमें। अगर उसने हमें फेस वैल्यू दिया था और वो साइलेंट हो गया कि रेट है कि यील्ड है, तो हम क्या मानेंगे, रेट है, यील्ड नहीं मानेंगे। अगर यील्ड मानते तो 200 का करते, 200 का 10% करते और 300 का 30% करते। लेकिन अगर रेट मानेंगे तो फेस वैल्यू पे होगा, तो डिविडेंड क्या होगा, 10 रुपया। और यहाँ पर डिविडेंड क्या होगा, 30% होते हुए भी 3 रुपया। अब 31/3/2010 को मार्केट कोटेशन शो कर रहा है वैल्यू 220। इसका मतलब 200 रुपया लगाए थे, अब वो कितना हो गया है, 220 रुपया। 300 रुपया लगाए थे, अब वो कितना हो गया, 290 रुपया। अब बताओ इस क्वेश्चन में करना ही क्या है, कुछ नहीं सर। अगर हमें रिटर्न निकालने के लिए क्वेश्चन कहा 31/3/2010 को रिटर्न क्या होगा, तो रिटर्न का फॉर्मूला तो सिंपल है, व्हाट यू हैव अर्न बाय व्हाट यू हैव इन्वेस्ट। इन लोगों ने क्या अर्न किया, तो ये सर कैपिटल एप्रिसिएशन 20 रुपया 30 रुपया अर्न किया, और यहाँ पे सर 10 रुपया का लॉस हुआ और 3 रुपया का डिविडेंड माइनस 7 रुपया अर्न किया। 30 रुपया क्या लगा के अर्न किया, 200 रुपया लगा के अर्न किया, तो 30 भागे 200 कितना परसेंट हुआ, 15%। और यहाँ पे सर 7 रुपया माइनस 7 रुपया लॉस हुआ, तो कितना लॉस हुआ, 7 भागे 300, सर -23 पॉइंट गुने 100, -23 कर रहा हूं, -2.33% का लॉस। तो मेरा एम लिमिटेड से अगर 31/3/2010 की बात करें, 31/3/2010 की बात कर रहा हूं, ठीक है, वहां पर देखें तो एम लिमिटेड में मुझे रिटर्न आया 15%, जो भी इन्वेस्ट किया था उसका, और अनलिमिटेड में रिटर्न आया -2.33%। क्या समझे। अब आपसे कोई पूछ ले कि पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा 31/3/2010 को, तो कौन सा बड़ा चीज है बताना आपके लिए, कोई दिक्कत है तो बताइए क्या होगा। रिटर्न निकल गया, देखा कितना इजीली निकल गया। अब उसको उसी को ऐसे टेबुलर फॉर्म में बनाता है, टाइम पास करता है। अपने पास टाइम कहाँ है टाइम पास करने को, तो लाइन में लिख के बना सकते हैं। कैसे, सिंपली लिखेंगे एक चीज, क्या, कैपिटल एप्रिसिएशन क्या हुआ, डिविडेंड क्या अर्न किया हमने, तो टोटल रिटर्न क्या हुआ इन रुपीज,
इन्वेस्ट किया है तो 200 रुपया, तो रिटर्न इन परसेंटेज क्या होगा, काम खत्म, एक लाइन में। समझ में आया? अब बात आता है वेट। वेट कैसे नापोगे? वेट कैसे नापोगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेट कैसे नापोगे? अगर हम सर वेट की बात करें तो सर ये 2 लाख बाय 3.5 लाख, 2 लाख भागे 3.5 लाख, 57% सिंपली। और 1.5 लाख भागे 3 लाख, 3.5 लाख, सॉरी, 1.5 लाख भागे 3.5 लाख, 42.85 आया, राउंडिंग ऑफ कर दिया है, 43%। सर वेट निकल गया, रिटर्न हमको पता है दोनों सिक्योरिटी का, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। या उससे भी सिंपल सर, 2 लाख गुने 15%, 1.5 लाख गुने -2.33% डिवाइड बाय 3.5 लाख करते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये तो हिसाब किताब 31/3/2010 का ना हुआ। आपसे क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? क्वेश्चन आगे बोलता है कि 2010 का हिसाब किताब हो गया, बोला हाँ, तो हमको 31/3/2011 का हिसाब किताब भी बता दो क्या होगा। अब 31/3/2011 में डाटा क्या क्या दिया गया वो देखना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है समझो, एक बार जब 31/3/2010 खत्म हो गया तो प्राइस क्या था, 220 और 290। अब 31/3/2010 खत्म हो गया, अगर आपसे सीधा पूछता कि 2010-11 पूछा, अगर हमसे बोलता 2009 से 2011 तक का बताओ, तब तो हम एक बार में निकाल लेते, पर बीच में एक पीरियड आ गया ना 31/3/2010, यहाँ पे हमने एक बार निकाल लिया। अब यहां से आगे जाना तो ये मेरा हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब यहां से आगे जाना तो यहाँ पे जो प्राइस एग्जिस्ट करता था वो मेरा हो जाएगा मार्केट प्राइस, या P0 जो कहते हो, P0। अब यहाँ पे मेरा P0 क्या है, तो बोलोगे 220 या 290। अब ये इससे कंपेयर होगा हर चीज। अब ये माना जाएगा कि ये अमाउंट इन्वेस्टेड है, क्यों, क्योंकि साल तो खत्म हो गया ना, 31/3/2010 खत्म हो गया। अब मेरा अमाउंट क्या इन्वेस्टेड है, 220 और 290। अब मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है, 220 और 290। समझ में आया? चलो इस वाले पॉइंट को ठीक से सॉल्व किया जाए। पहला वाला समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था सर, काफी इजी था, वेट तो सामने था हमारे, रिटर्न क्या था हमने निकाल लिया, रिटर्न निकल गया परसेंटेज में, कहानी हो गया खत्म। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन सेकंड पूछा कि 2010-11 मैंने 31/3/2011 का रिटर्न बताओ, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, अब मेरा रेफरेंस पॉइंट 220-290 चलेगा, ये है मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड। अब मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड 2 लाख और 1.5 लाख नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, 220 और 290। समझ गए? तो चलो यहीं से देख लो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वहां सॉल्व भी करने जाऊंगा समय लगेगा। अब सबसे पहला चीज क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं सर, दिया गया है, आगे पढ़ेंगे सर, डिविडेंड दिया गया है, एम लिमिटेड दिया 20%। अगर एम लिमिटेड 20% दिया तो 100 का 20%, मतलब 20 रुपया दिया। अनलिमिटेड 35% दिया तो 10 का 35%, मतलब 3.5 रुपया दिया, तो डिविडेंड कितना होगा, 20 रुपया और 3.5 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपको कैपिटल गेन निकालना है, मैंने कैपिटल अप्रिसिएशन या कैपिटल डिप्रिसिएशन, उसमें क्या है कि वो अब एस्टिमेट लगा रहा है कि 31/3/11 को ये कीमत हो सकता है शेयर का। अगर ये कीमत हो सकता है शेयर का, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा बताइए इस केस में। सब प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, 220 गुने 0.20, 44। सर 250 गुने 0.5, 125। और 280 गुने 0.3, 84 रुपया। तो एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हुआ, 44 प्लस 125 प्लस 84, 250। हाँ 250 से हो गया यार, 44 प्लस 125 प्लस 84, 253, 253। यहाँ पे क्या होगा सर, 290 गुने 0.20, 58 रुपया। 310 गुने 0.50, 155 रुपया। और 330 गुने 0.30, 99 रुपया।
यहाँ पे प्राइस क्या होगा, 58 प्लस 155 प्लस 99, 312 रुपया। अब बताओ कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ सर, 220 से 253 हो गया 33 रुपया, 290 से 312 हो गया तो शायद 22 रुपया। तो एक जगह 22 रुपया का कैपिटल एप्रिसिएशन, एक जगह कितना 23 रुपया का। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, 33 रुपया। ठीक है, 253 माइनस 220 33 रुपया, और 312 माइनस 290 22 रुपया। रिटर्न निकल गया, मार्केट वैल्यू 220 290 सर, परसेंटेज निकल गया। अब जो वेट निकलेगा, जब हम लोग 290 और 220 को रेफरेंस माने हैं, तो वेट भी क्या होगा सर, अमाउंट इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2,20,000 2 लाख की जगह, और ये हो जाएगा 290 गुने 500 1,45,000। ये है हमारा, आया समझ में। नया वाला वेट, पुराना वेट नहीं लेंगे, नया वाला वेट लेंगे। ठीक है, क्यों, जब 31/3/2010 तो बीत चुका, अब वो है मेरा रेफरेंस पॉइंट, वहां पहुंच चुके हैं हम लोग। जब वहां पहुंच चुके हैं तो वहां पे जो प्राइस है उसके हिसाब से अमाउंट इन्वेस्टेड निकलेगा, उसके हिसाब से रिटर्न निकलेगा। तो फिर आप निकाल लीजिएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। क्या कोई दिक्कत? तो ये काफी इजी था, यहां तक तो इजी था। दिक्कत कहाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन में। सर उसमें क्या दिक्कत है बताइएगा थोड़ा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन तो हमारा सिंपल सा समझ सकते हैं सर, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा नहीं। अगर पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन पूछता तो हम उसका निकाल सकते थे, और उसके लिए भी सर हमको बहुत सारा चीज चाहिए होगा जो अवेलेबल है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत सर, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अवेलेबल तो है ही। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल करके मैथ करके अपना कर सकते हैं आप लोग, नो डाउट। पर उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है, वेट का स्क्वायर +2 कोवेरिएंस सब कर सकते हैं, पर कोवेरिएंस निकालने के लिए भी तो चाहिए डाटा। डाटा कहाँ है वहां पे, बस 1 साल रिटर्न दिया गया है, कैसे निकालिएगा वेरिएंस कोवेरिएंस ये सब। कोरिलेशन, कोरिलेशन निकालना पड़ेगा कम से कम। क्या निकालने के लिए, अगर आपको निकालना है पोर्टफोलियो का वेरिएंस, तो क्या करें सर, जो डाटा में हमें मल्टीपल डाटा दिया गया है एक सिक्योरिटी के लिए, वही ना निकाल सकते हैं कोवेरिएंस या वेरिएंस सिक्योरिटी का, या कोरिलेशन। अगर कोवेरिएंस कोरिलेशन ये सब ना निकाल पाए तो पोर्टफोलियो का वेरिएंस कहां से निकलेगा। ये पोर्टफोलियो के वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, W1 डिविएशन 1 का होल स्क्वायर, W2 डिविएशन 2 का होल स्क्वायर, +2 W1 W2 इंटू डिविएशन 1 डिविएशन 2 R12, या फिर इसकी जगह पे इसके पॉइंट पे कोवेरिएंस 1 2। तो ये कोवेरिएंस कोरिलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए एम लिमिटेड का 3-4 ठो रिटर्न चाहिए कम से कम। अरे 3-4 नहीं तो कम से कम 2 रिटर्न दे तब तो निकाले स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या सिक्योरिटी का तो सिंगल रिटर्न दिया हुआ है, 15% निकल के आया है, कहां से निकालेंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन भले ही साइलेंट था, थर्ड पॉइंट पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपका साइलेंट था, वो क्लियरली नहीं बोला कि आपको क्या निकालना है, किसका निकालना है, पोर्टफोलियो का निकालना क्या करना। वो तो क्लियर था कि हाँ, बोला कि जो 2 इन्वेस्टमेंट है, मैंने एम लिमिटेड और एन लिमिटेड का निकालना है आपको स्टैंडर्ड डिविएशन। पर क्या ये पॉसिबल था पहले वाले केस में निकाल पाना स्टैंडर्ड डिविएशन? नहीं पॉसिबल था। अब जो स्टैंडर्ड डिविएशन का ये 2 तरीका यूज किया है, ये को तो प्राइस वाला, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन प्राइस में भी निकल सकता है, कोई दिक्कत है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक है स्टैंडर्ड डिविएशन परसेंटेज वाला, हम लोग करते आ रहे हैं आज तक, परसेंटेज वाला जो आज तक करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज वाला सॉल्व करते हैं और फिर प्राइस वाला भी समझेंगे। ठीक है, पहले परसेंटेज वाला सॉल्व कर लेते हैं। अगर परसेंटेज वाला की बात करें और एम लिमिटेड पे आए, आ जाइए, चलिए सबसे पहले एम लिमिटेड से शुरू करते हैं। ठीक है, अब आप बताइए यहां पे रिटर्न कितना होगा। अगर ये इसका बात करूं, ये रिटर्न कितना होगा सर, 220 रुपया, 220 रुपया था, 220 रुपया हो गया तो 0 हुआ कैपिटल एप्रिसिएशन, सर 20 रुपया डिविडेंड। तो सर यहाँ पे अगर हम फर्स्ट डाटा की बात करें तो हम 20 रुपया कमाएंगे 220 रुपया लगा के। सेकंड डाटा पे आते हैं, सर 250 रुपया कमाएंगे 220 रुपया निकाल के, 30 रुपया सर ये कमाएंगे, अब 20 रुपया डिविडेंड कमाएंगे।
तो 30 + 20 सर 50 रुपया कमाएंगे, 50 भागे 220। थर्ड पे आइए सर, 280 रुपया कमाया, 220 रुपया लिखा है, 60 रुपया, 60 + 20 भागे 220, तो रिटर्न क्या होगा निकाल लीजिए। तो सर 20 भागे 220, यहाँ पे 9.09%, ठीक है। 50 भागे 220, यहाँ पे 22.73%। यहाँ पे 80 भागे 220, ये सर 36.36%। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, तो एम लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा सर, प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला है ना, प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला है ना, तो सम ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी। तो एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा, 9.09 इंटू प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.20 प्लस प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.50। प्रोबेबिलिटी कितना है, जो बचा हुआ प्रोबेबिलिटी वही ना होगा, 50 भी 70 हो गया, 30% होगा इसका, और क्या। तो अब निकालिएगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा, तो 9.09 इंटू 0.20, 22.43 इंटू 0.50, 36.36 इंटू 0.30, तो ये 10.91% राउंडिंग करके आया। ये मिल गया सर, सिंपली टर्म में कहे तो हमें सर एम बार मिल चुका है, ठीक है। ये अपना एम है। अब क्या करेंगे सर, एम माइनस एम बार का स्क्वायर इंटू पी का सम। ये क्या देगा आपको, यार एम लिखना गलत होगा क्योंकि एम हमेशा डोनेट करता है मार्केट को, ठीक है। तो हम इसको एक्स लिख लेते हैं। एम हमेशा डोनेट क्या करता है, मार्केट को, इसलिए एम मत लिखिए, एक्स लिख लीजिए, ठीक है। एम मत लिखिए, एक्स लिख लीजिए। एम डोनेट करता है मार्केट को, इसलिए एम लिखने में थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो इसलिए हम लोग एक्स लिख लेते हैं। कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स वाई जेड ए बी सी डी 1 2 3 4 जो लिखना लिखो। बस कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ चीजें किसी चीज के लिए मानी जाती है, जैसे मार्केट के लिए एम माना जाता है, तो उसके लिए उसको छोड़ दो, समझ गए। सॉल्व करो इसको, आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस मिल जाएगा। उसका अंडर रूट मारोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। सॉल्व करो जरा, तो ये होगा सर 9.09 माइनस 10.91, 9.09 माइनस 10.91 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी क्या है 0.20 प्लस 22.43 माइनस 10.91 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.50 प्लस 36.36 माइनस 10.91 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी के 0.30 निकाल लो। 9.09 माइनस 10.91 का स्क्वायर इंटू 0.20, 0.66248 प्लस 22.43 माइनस 10.91 का स्क्वायर इंटू 0.50, 66.3552 प्लस 36.36 माइनस 10.91 का स्क्वायर इंटू 0.30, 194.31075 ऐड कर लो। 0.66248 प्लस 66.3552 प्लस 194.31075, ये 261.328, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा, अंडर रूट मारो 16.16%, देख लो एक बार, और कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हुआ हो तो आंसर वही होगा तुम्हारा।
नहीं, कुछ गलती हुआ है कहीं पे लग रहा है। गलती कहाँ हो गया? 9.09, 22.73, 36 पॉइंट। अच्छा, ये निकालने में गलती हुआ है क्या आपने से? आजा, एक सेकंड एक सेकंड, इसलिए जीटी मारने में गलती होता है कभी कभी। 9.09 इंटू 0.20, 1.818, 2.43 इंटू 0.50। इसलिए जीटी नहीं करना चाहिए कभी कभी। जीटी मारने में भी गलती हो रहा है। जीटी मारने पे गलती हो गया अपने से। 36.36 इंटू 0.30। लास्ट वाला बस मैं लिख दिया 10.91। ये सब जोड़ेंगे भी तो, जोड़ा नहीं हमने, गलती हो गया था थोड़ा सा, सही कर लो। 10.908, 1.818 प्लस 11.215 प्लस 10.908, ये 23.941 हो, समझ गए? 23.941 या 24.10, अगर राउंडिंग करोगे 24.10, तो ये 24.10 होगा। उसको लेके अपना सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सारा चेंज हो जाएगा। 24.10, 24.10 और 24.10। अब स्क्वायरिंग करके जो आएगा अपना निकाल लेना, ठीक है? समझ गया ना? समझना जरूरी है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपका ये -15 का स्क्वायर, 1 पॉइंट इसका स्क्वायर करके आपका 9.54 आएगा, ठीक है? समझने पे आओ, वो गलती हो गया था यहाँ पे, बस हमने इसको उठा लिया था, इस कारण से गलती हुआ सॉल्विंग में। बाकी 24.10 लेके सॉल्व करोगे कोई गलती नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही चाहो तो अनलिमिटेड का सॉल्व कर सकते हो, परसेंटेज निकाल के, तो खुद से करोगे, खुद से करना है, ठीक है? मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से कहूंगा, मैं चाहे 50 क्वेश्चन बनाओ, क्या तुम्हें समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा तो क्या दिक्कत है, खुद ही बनाओ। ये समझ गए तो ये बना ही लोगे अनलिमिटेड का। अब ये जो परसेंटेज देख रहे हो निकल के आया, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि एम लिमिटेड ज्यादा रिस्की है। वो अगर डाउन नीचे गिरा, मैंने नीचे गिरा अगर मार्केट, तो 9.54% नीचे गिरने का चांस है, और अनलिमिटेड 4.83। तो डिविएशन जितना कम हो उतना अच्छा है, तो उस हिसाब से एन अच्छा है, ठीक है? ये कहानी होगी। अब इसी का एक और तरीका, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये तो परसेंटेज वाला हुआ। स्टैंडर्ड डिविएशन किसी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी परसेंटेज के लिए निकलता, रिटर्न के लिए निकलता है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी मैथ का फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। वो बस ये निकालता है कि जो अगर मीन मतलब जो आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, जो आपका एवरेज है, मान लीजिए उस एवरेज से कितना नीचे या कितना ऊपर जा रहा है रिटर्न, वो निकालता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, और कुछ नहीं करता है वो बस यही निकालता है कि मीन से कितना ऊपर कितना नीचे, समझ गए? अब तो उसी चीज को फॉलो करते हुए अगर प्राइस पे निकालने का इच्छा हो आपको कि प्राइस पे क्या होगा सर, प्राइस के केस में आंसर क्या होगा, मतलब प्राइस के केस में निकालते हैं, तो देखो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या कमाओगे सर? 20 रुपया, ठीक है? तो 20 रुपया कमाएंगे। यहाँ पे क्या सर, 30 और 20, 50 रुपया कमाने का चांस था। यहाँ 60, 20, 80 रुपया कमाने का चांस था। मतलब एक्सपेक्टेड कितना रुपया कमाने का चांस था? 53 रुपया। 20 का 20%, 50 का 50% और 80 का 30%। तो आपके पास कमाने का क्या चांस था? 53 रुपया। तो ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्या समझे? 53 रुपया। तो पहले वाले में क्या होगा सर? 20 माइनस 53, ठीक है सर। 50 माइनस 53, 80 माइनस 53, बस। और क्या? जो चीज आप रिटर्न के साथ कर रहे थे, मैंने परसेंटेज के साथ कर रहे थे, वही चीज प्राइस के साथ कर रहे हो, लेकिन अमाउंट के साथ। रुपये में अगर रिटर्न को रखा होता हमने, तो जो चीज हमने परसेंटेज के साथ किया वही चीज यहां भी कर रहे हैं। मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता सर? 53 रुपया। 20 रुपया कमाने का चांस क्या था? 20%। 50 रुपया कमाने का चांस क्या था? 50%। 80 रुपया कमाने का चांस क्या था? 30%। तो 53 रुपया। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 53 रुपया है, तो 20 रुपया कमाए तो मेरा -33 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है? उसके बाद
50 माइनस 53 तो -3 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। उसके बाद 80 रुपए कमाए तो 80 माइनस 53 27 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा वेरिएंस आ गया और ये उसका नंबर में आंसर है रुपी के टर्म में, रुपी 21, स्टैंडर्ड डिविजन इन रुपी टर्म, रुपी 21। और ये मैच करेगा कैसे सर? 220 का 9.54 220 का 9.54% निकालो तो कितना आता है? आया समझ में? तो इसका मतलब सर अगर रुपी के टर्म में भी निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप 21 भागे 220 कर दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा सर। 21 भागे 220 कितना आया? 9.54%। देखा? तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डिविजन किसका फॉर्मूला है? मैथ्स का फॉर्मूला है। आप अपने रेफरेंस पॉइंट से कितना ऊपर और नीचे मार्केट चल रहा है, चलने का पॉसिबिलिटी है, चल रहा है, वो सब हिस्टोरिकल डाटा में चल रहा है, प्रोबेबिलिटी वाले में चलने का उम्मीद है कि ऐसा चलेगा, इतना नीचे इतना ऊपर हो सकता है। क्या समझे? वही सेम चीज यहां भी चेक कर सकते हो। 14 आया, अगर 14 आया तो 214 भागे 290 कितना होता है? 14 भागे 290 4.83%। 14 भागे 290 4.83%। और परसेंटेज में जब निकाला तो कितना आया था? 4.83%। ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डिविजन ऑब्वियसली मैथ्स का फॉर्मूला है जो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप चाहे रुपी के टर्म में निकाले चाहे परसेंटेज के टर्म में निकाले, जो अच्छा लगे उसे निकालिए। हमारे वाले केस में गलती कहाँ हुआ समझ गया? हमने बस 10.91 उठा लिया था। ठीक है, वो कभी कभी होता है सॉल्व करने में, तो एग्जाम में आराम से धीरे धीरे सॉल्व करना। 24.10 होगा तो अपना माइनस करके सॉल्व कर लेना। टैबुलर फॉर्म में सॉल्व करना मैं प्रेफर नहीं करता, तुम्हें अगर अच्छा लगे टैबुलर फॉर्म तो करो, समय लेता है लेकिन। ठीक है, अब जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, और ये काफी मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको फिर सारा कॉन्सेप्ट कवर करा देगा दोबारा से। देखो 33 नहीं 34 शायद, हाँ 34 सारा कवर कराएगा। 33 में क्या है आइए देखते हैं 33 क्या कह रहा है। 33 कह रहा है कि इन्वेस्टर्स में दो स्टॉक है। ठीक है, ए है और बी है। ठीक है, एनालिस्ट प्रिपेयर्ड किया एक्स एंटे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बनाया मैंने भविष्य का, एक्स एंटे मतलब भविष्य का। उसको लगता है ए सिक्योरिटी जो है 25%, 10% और -5% ये रिटर्न दे सकता है। बी सिक्योरिटी 20%, 15%, -8% ये रिटर्न दे सकता है। और मार्केट हमारा 18%, 13%, -3% ये रिटर्न दे सकता है। और ये होने का प्रोबेबिलिटी 40%, 30%, 30% है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं निकल जाएगा ए का, निकल जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं निकल जाएगा बी का, निकल जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं निकल जाएगा मार्केट का, निकल जाएगा। क्या दिक्कत है, निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ड्यूरिंग द ईयर 11% है। ठीक है, डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टर लिक्विडेट हिज होल्डिंग, अपना होल्डिंग लिक्विडेट कर दे ए और बी में या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करे, ये बताना है। इसका मतलब हमको निकालना क्या पड़ेगा सर? अगर 11% दे दिया तो आंख मूंद लो कि सीएपीएम तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अगर फिर सीएपीएम निकाल लेंगे तो एक और चीज भी निकाल सकते हैं, एक्चुअल रिटर्न निकाल सकते हैं। ठीक, एक्चुअल रिटर्न निकाल सकते हैं। एक्चुअल रिटर्न क्या है? एक्चुअल रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्चुअल रिटर्न? ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा, कोई डाउट नहीं। एक्सपेक्टेड रिटर्न सीएपीएम भी एक्सपेक्टेड रिटर्न ही देता है, पर जब जेनसेन अल्फा निकालोगे, कौन अल्फा नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन वाला अल्फा नहीं, जेनसेन अल्फा, इसमें क्या होता है माइनस तो सीएपीएम वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। ठीक है, इधर हो सकता है एक्चुअल हो, इधर हो सकता है एक्सपेक्टेड हो, दूसरे फॉर्मूला से माइनस कौन होगा? सीएपीएम वाला, बस इतना याद रखना है। तो इसका आंसर जेनसेन अल्फा से देना था, कहीं लिखा नहीं क्वेश्चन जेनसेन अल्फा हो, पर और कोई तरीका है ही नहीं निकालने का। क्या और कोई तरीका दिख रहा है कि हम सिक्योरिटी में इन्वेस्टेड रहे या बाहर निकाल ले? नहीं दिख रहा ना। कंपैरिजन ही एक चारा है। एक तो हमारा एक्सपेक्टेशन, उसके हिसाब से रिटर्न क्या होगा, और एक सीएपीएम के हिसाब से रिटर्न क्या होगा। अगर जेनसेन अल्फा पॉजिटिव आया और पॉजिटिव में जो ज्यादा पॉजिटिव आएगा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, काम खत्म। अब जेनसेन अल्फा के लिए सर हमको एक्सपेक्टेड ये वाला पार्ट तो अवेलेबल है हमारे पास सर, सिंपली यहीं से निकल जाएगा। पर ये सीएपीएम वाला के लिए हमको सर बीटा चाहिए होगा, आरएम चाहिए होगा। सर आरएम तो मिल जाएगा मार्केट वाला निकाल के,
लेकिन बीटा कैसे मिलेगा सर? बीटा के लिए फॉर्मूला था ना, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट वाई वेरियंस ऑफ मार्केट। इसका मतलब सर हमको ए का मार्केट के साथ निकालना पड़ेगा कोवेरियंस, बी का मार्केट के साथ निकालना पड़ेगा कोवेरियंस, और साथ ही साथ सर हमें वेरियंस निकालना पड़ेगा मार्केट का, तभी तो हमारा सॉल्व होगा आंसर सीएपीएम के हिसाब से। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन देखने में काफी इजी लग रहा था, और ये क्वेश्चन में निकालने के लिए बहुत सारा चीज था। समझे? क्या हो गया स्पीड को? ड्रॉप फ्रेम। चलो आओ, तो सबसे पहले तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेते हैं, जो अब लेवल डाटा उसके हिसाब से। सिक्योरिटी ए का कितना होगा, मतलब ए बार कितना होगा सर? 25 इंटू 0.40, 10 इंटू 0.30, और -5 इंटू 0.30, 11.50%। बी बार कितना होगा सर? 20 इंटू 40%, 8 हुआ। 15 इंटू 30%, और -8 इंटू 0.30। ठीक है, कितना आया? रुक जाओ, 20 इंटू 40%, 8 हुआ। लिख लो यार, जीटी करने में गलती होता है, इसलिए जीटी नहीं करता मैं कभी। 15 गुने 30%, जीटी करने में काफी दफा गलती होता है, इसलिए जीटी करना हमेशा इग्नोर किया करो, थोड़ा लिख लिया करो, समय भले हल्का थोड़ा लग जाएगा, पर जीटी करने वाले गलती में क्या होता है कि कभी कभी ज्यादा गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो कितना आया? 4.50 प्लस 2.40 प्लस 8, 14.90%। कोई दिक्कत? क्या निकाल रहे हो तुम बार बार? लगता है नींद फिर से बहुत ज्यादा आ रहा था। 4.5, 8, अच्छा -8 इंटू 0.30, -2.40, तो 10.10। ठीक है, 10.10%। एक का तो 11.50 हो गया, एक का 10.10। कोई दिक्कत? अब निकाल लेते हैं मार्केट का। 18 गुने 0.40, 7.20 आया। 13 गुने 0.30, 3.90, और -3 इंटू 0.30, ये 10.20% आया। ठीक है, 10.20%। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न तो निकल गया सर। माइनस करना है सीएपीएम। अब सीएपीएम के लिए चाहिए सर बीटा। बीटा कैसे निकाले सर? बीटा के लिए चाहिए कोवेरियंस, बीटा के लिए चाहिए वेरियंस ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले सर वेरियंस ऑफ मार्केट ही निकाल लेते हैं। क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, सम करेंगे काची का सर, m माइनस एम बार का स्क्वायर इंटू क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि फ्यूचरिस्टिक डाटा है। अगर हिस्टोरिकल होता है डिवाइड बाई n कर देते हैं खाली। अब सर m माइनस एम बार निकाल रहे हैं, साथ ही साथ सर कोवेरियंस भी लिख ही दीजिए ना, क्योंकि कोवेरियंस am का फॉर्मूला क्या होगा सर? सम ऑफ a माइनस ए बार इंटू m माइनस एम बार इंटू प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे अपना m माइनस एम बार आ जाएगा। उसके बाद सर कोवेरियंस सिक्योरिटी b विथ m भी लिख लीजिए सर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? b माइनस बी बार और m माइनस एम बार इंटू पी। अब अगर हम बॉक्स बना ले, 3 डाटा और साथ अवेलेबल है हमारे पास,
एक सेकेंड, 3 डाटा है, प्रोबेबिलिटी पता है 0.40, प्रोबेबिलिटी पता है 0.30, प्रोबेबिलिटी पता है 0.30। यहां भी कर लेते हैं सर, प्रोबेबिलिटी पता है, ठीक है। क्यों ऐसा किया हमने सर? जब m माइनस एम बार निकालेगे ही ना एक बार, तो एक ही बार लिखते चल जाएंगे m माइनस एम बार का वैल्यू, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। तो 10.20, तो 18 माइनस 10.20 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 0.40 प्लस, उसके बाद क्या हुआ 13 माइनस 10.20 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस, अब क्या होगा -3 इंटू माइनस 10.20 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 0.30। तो 18 माइनस 10.20 करिएगा तो आएगा 7.80, लिख लीजिए 7.80, लिख लीजिए यहाँ भी 7.80, ठीक है। 7.80 का स्क्वायर 60.84 इंटू 0.40 कितना हो गया 24.336, प्लस करिए 13 माइनस 10.20 कितना हुआ 2.80, लिख लीजिए 2.80, लिख लीजिए 2.80। तो 2.80 का स्क्वायर करिएगा 7.84 इंटू 0.30, तो 2.352 प्लस, अभी -3 माइनस 10.20, तो -13.20, -13.20, तो -13.20 लिख लीजिए -13.20, -13.20, कोई दिक्कत? लिखा गया सारा एक ही साथ। -13.20 का स्क्वायर करिएगा इंटू 0.30 करिएगा तो आपका इसका वैल्यू मिल जाएगा 52.272। तो कितना आया निकालिए 24.336 प्लस 2.352 प्लस 52.272 78.96। अब यहाँ पे a माइनस ए बार लिखना है, तो ए बार था कितना पहले वो देख लीजिए सर। ए बार था 11.50, ए बार कितना था 11.50, 11.50 था तो 25 माइनस 11.50 13.50, उसके बाद 10 माइनस 11.50 तो -1.50, उसके बाद -5 माइनस 11.50 तो 5 प्लस 11.50 कर देंगे तो -16.50। अब इसको सॉल्व करिए, चलिए। तो 13.50 इंटू 7.80 इंटू 0.40 ये आ गया 42.12 प्लस करिए, पर ये माइनस साइन है ये प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। तो प्लस ना होकर माइनस होगा 1.50 इंटू 2.80 इंटू 0.30। अब यहाँ माइनस है दोनों तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऑब्वियस सा बात है। तो 16.50 इंटू 13.20 था शायद, ठीक है, इंटू 0.30 तो कितना आया कोवेरियंस 42.12 माइनस 1.26 प्लस 65.34। एक बार आंसर देख लीजिए। होता क्या है कि कभी कभी स्पीड में सॉल्व करने में गलती हो जाता है, ठीक है। 106.20 कोई बात नहीं। और उसके बाद वेरिएंस ऑफ मार्केट कहाँ निकाला है 78.96, तो अपना दोनों सही आया है, देखा।
अब वो लाइन ड्रॉ कर करके सॉल्व करने में मुश्किल है। ऐसा नहीं कि आईसीआई बिना लाइन ड्रॉ सॉल्व नहीं करता, करता है सॉल्व। बिना लाइन ड्रॉ किए आईसीआई सॉल्व करता है, फुल मार्क्स देता है, कोई डरने की जरूरत नहीं कि लाइन ड्रॉ करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, पन्ना में तो नंबर मिलेगा। एएफएम मैथ्स है, एएफएम इक्वल्स टू मैथ्स, ठीक है। इसमें एम का मतलब मैनेजमेंट नहीं, एम का मतलब मैथ्स समझिए, एडवांस फाइनेंशियल मैथ्स, नॉट द मैनेजमेंट। एएफएम इज टोटली मैथ्स। तो मैथ्स में आंसर आना सही होता है। अगर आंसर गलत है तो कितना भी डिजाइन बनाइए कोई नंबर नहीं देगा। अकाउंट्स थोड़े है डिजाइन बनाने का मार्क्स मिल रहा है कि 4 को लाइन खींच नंबर देगा, समझ गए। ये निकल गया। अब ऐसे बी माइनस बी बार में पुट करते हैं जरा एक बार, आइए। तो ये था 20, इसका कितना आया था एक्सपेक्टेड रिटर्न 10.10, तो 20 माइनस 10.10 9.90। उसके बाद 15 माइनस 10.10 तो 4.90, और उसके बाद -8 माइनस 10.10 तो 8 प्लस 10.10 माइनस 18.10। अब सॉल्व करिए इसको, तो 9.90 इंटू 7.80 इंटू 0.40 30.888 प्लस 4.90 इंटू 2.80 इंटू 0.30। अब यहां दोनों निगेटिव है तो प्लस ही हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। 18.10 इंटू 13.20 इंटू 0.30 जोड़ दीजिए, 30.88 प्लस 4.116 प्लस 71.676 106.68। देख लीजिए एक बार क्या वही आया है कि नहीं, 106.68। अब कोवेरियंस निकल गया, वैरियंस निकल गया, निकालना क्या है बीटा। अब क्या निकालना है बीटा, तो बीटा ए कितना होगा, तो सर कोवेरियंस कितना था बीटा अब निकाले थे 106.20, तो 106.20 डिवाइड बाई क्या होगा सर, क्या निकाले थे वैरियंस ऑफ मार्केट 78.96, बीटा बी क्या होगा 106.68, क्या निकाले थे इसका 78.96, तो सेम ही रहेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो बीटा कितना हो गया बताइए, वन 1.345, और इसका बीटा 1.351, ठीक है। दोनों का बीटा निकल गया। अब दोनों का बीटा निकल गया तो अब अगर CAPM के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए का बात करें तो हमें RF दिया गया है कितना 11%, RM निकाल लिए थे, RM कितना था 10.20 लिख लेंगे। अब बीटा कितना था 1.345, औसी आपका निकल जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी 11% प्लस 10.20 माइनस 11, बीटा कितना था 1.351, निकालिए कितना होगा 10.20 माइनस 11 माइनस 0.8 इंटू 1.345 प्लस 11 9.924%, इसका कितना होगा 10.20 माइनस 11 इंटू 1.351 प्लस 11 9.9192। तो जेंसन अल्फा कितना होगा, जेंसन अल्फा सिक्योरिटी ए का बात करें तो कितना आया था 10.50 माइनस अभी कितना निकला 9.924, बी का कितना आया था 10.20 था ना, कितना था ऊपर आओ देख लो 10.10,
10.10, अभी कितना निकला है 9.9192। तो आपका जेंसन अल्फा दोनों का पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक का ज़्यादा पॉजिटिव होगा, एक का कम पॉजिटिव होगा। 0.576, जीरो पॉइंट 1808। ठीक है, आगे बस इतना ही तो करना था। देख लीजिए कहाँ गया 1.576। अच्छा 10.50 माइनस 9.924। अच्छा 11.50 था, सॉरी। एग्जाम में ऐसे ध्यान रखिएगा आप लोग भी। हो क्या रहा है कि थोड़ा नींद आ रहा है, ठीक है, और नींद में सॉल्व करने में यही दिक्कत होता है। 9.924, 1.576, और ये हो जाएगा 0.1808। ठीक है मैथ। अब इसके हिसाब से देखें तो दोनों अल्फा पॉजिटिव है। दोनों अल्फा पॉजिटिव मतलब क्या, हमको उम्मीद है ये कमाने का, हम कमा रहे हैं, ये है, ये भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये भी एक्सपेक्टेड रिटर्न। ध्यान रखिएगा दोनों एक्सपेक्टेड है, कोई एक्चुअल नहीं है। ये भी एक्सपेक्टेड है, ये भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन सीएपीएम के हिसाब से कंपेयर कर रहे हो। सीएपीएम कर रहा है कि ये कमाना चाहिए था, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हम ये कमाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटी अच्छा है, समझ गए। कमाने का उम्मीद सीएपीएम के हिसाब से कंपेयर करना है, सीएपीएम के हिसाब से ये कमाएंगे, पर कमा रहे हैं ये, अच्छी बात। वैसे इसका फॉर्मूला एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। लेकिन क्या करें, यहाँ पे डाटा ये था नहीं, डाटा हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न का ही था, पर दूसरे फॉर्मूला से, अदर देन सीएपीएम के फॉर्मूला से था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 34। काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग खत्म करेंगे। कोई कहीं समझने में कोई दिक्कत, हाँ देख तो रहे हैं कुछ लोग, तो कोई दिक्कत हो कहीं तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। आइए 34 नंबर पे आइए। देखिए यहाँ क्या दिया सर, हमको पोर्टफोलियो का वेट दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ए में कितना लगाया, बी में कितना लगाया, सी में कितना लगाया। बीटा दिया सिक्योरिटी एबीसी का, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दिया है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट दे दिया है, और टोटल वैरियंस दिया है। अब यहीं पे सवाल आता है, क्या पूछिए क्या सर, ये 0.015 दिया है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे 1.50%। 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मैंने क्या कहा था, जब भी वैरियंस नंबर में दे वो मल्टीप्लाई होगा कितना से, 10,000 से। मल्टीप्लाई होगा 10,000 से, मल्टीप्लाई होगा 10,000 से। क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, पहले करो तो। 150% है वेरिएंस, यहाँ पे 250%, यहाँ पे अब ऐसा बात लग रहा है 0.100 गुने 10,000, 1,000%। स्क्वायर परसेंट स्क्वायर है, समझ में आया। तो जब भी नंबर में दिया हो वैरियंस, ऐसे कन्वर्ट कर लेने का। सर ये को वैरियंस, ये भी नंबर में दिया हुआ, यहाँ भी 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 100 से नहीं, 10,000 से। स्टैंडर्ड डेविएशन 100 से, को वैरियंस 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये 300 है, तो ये 200 है, और ये 400 है, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये हमने कन्वर्ट कर लिया अपने हिसाब से, नंबर में कन्वर्ट कर लिया। ये कितना है, 300% स्क्वायर, 200% स्क्वायर, 400% स्क्वायर, ठीक है। लिखते नहीं हम लोग परसेंट स्क्वायर, बस 300, 200, 400 लिखते हैं, और है बेसिकली क्या, 300% स्क्वायर, समझ गए।
अब पोर्टफोलियो बीटा पे आते हैं तो काफी इजी है सर, वेट दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। 0.20 इंटू 0.40 प्लस 0.50 इंटू 0.50 प्लस 0.30 इंटू 0.10 1.10 1.10 निकालिए। 0.40 इंटू 0.20 0.50 इंटू 0.50 0.30 इंटू 1.10 तो 0.66। कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत? इसको निकालने में कोई दिक्कत? देख लीजिए, उसने वही किया 0.66, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन पूछा से ड्यूअल वेरिएंस ऑफ ईच स्टॉक, मतलब डिविएशन ई आई का स्क्वायर पूछा है, ध्यान रखिएगा। डिविएशन ई आई का स्क्वायर किसका? सारे का, सारे स्टॉक का, ए का, बी का, सी का। तो अगर हम देखें तो हमको सर मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10। तो इसका मतलब सर वेरिएंस ऑफ मार्केट कितना होगा? 100। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अगर हमें सर हर स्टॉक का ड्यूअल वेरिएंस बोल रहा है तो उसका फॉर्मूला तो सर सिंपल था, टोटल वेरिएंस। क्या वो दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाँ दिया हुआ है। माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। सर सिस्टमैटिक रिस्क नहीं दिया हुआ है, पर सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला पता है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर, और पोर्टफोलियो तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो हम चाहें तो ड्यूअल वेरिएंस ए बी सी का निकाल नहीं सकते हैं? निकाल सकते हो, निकालिए ना। चलिए ए बी सी का ड्यूअल वेरिएंस निकालिए। इसे ड्यूअल वेरिएंस निकालिए, फॉर्मूला लिख लीजिएगा पहले एग्जाम में भी। टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। अब ये क्या होगा? डेविएशन ई आई स्क्वायर है, ध्यान रखिए। तो टोटल वेरिएंस अगर सिक्योरिटी ए का बात करें, अभी ए का बात कर रहे हैं, डेविएशन ई आई ए का बात कर रहे हैं, अगर ए का बात करें तो ए के केस में क्या हो गया? ए के केस में टोटल वेरिएंस कितना था सर? 150। बीटा कितना था? 0.40। वेरिएंस ऑफ मार्केट कितना है सर? 100 या 10 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं सर 150 माइनस 0.40 इंटू 10 का स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है, जो सही लगे। तो 150 माइनस ऑब्वियस बात है, ये 4×4=16 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 134। ए का डिविएशन ई आई का स्क्वायर कितना है? 134। बी का निकाल ले जरा। अगर बी का बात करें सर तो वेरिएंस कितना था? 250 माइनस बीटा कितना है? 0.50। 0.50 है ना, इंटू 10 का होल स्क्वायर। तो 250 माइनस 5×5 25, ऑब्वियस सब आते हैं, माइनस 250 225। सी का बात करें तो सर सी का है 1000 टोटल वेरिएंस, माइनस बीटा कितना है? 1.10 इंटू 10 का स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 1.10 इंटू 10 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर हमको 100 दिया होता क्वेश्चन में तो हम 1.10 स्क्वायर इंटू 100 सीधा भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए ऑसी लिख लेते हैं, वो 100 तो निकाल ही लिए, इंटू 100 ये भी कर सकते हैं। तो 121, तो कितना हो गया? 1000 माइनस 121, 829, ठीक।
तो आपको डिविएशन ई आई मिल गया, ई आई स्क्वायर मिल गया, ई आई नहीं, ई आई स्क्वायर मिला है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ आपको सिस्टमैटिक रिस्क भी पता चल चुका है, 16 है, 25 है, 121 है। तो आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो हो गया। अब बोला पोर्टफोलियो का वैल्यूज निकालिए शार्प इंडेक्स मॉडल के हिसाब से। तो शार्प भाई साहब का क्या कहना था? तो शार्प भाई साहब का इतना ही कहना था कि सिस्टमैटिक रिस्क तो सिंपल है, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ, अगर पोर्टफोलियो का बात किया तो आप कुछ नहीं करिएगा, जो आप बीटा एक्स ले रहे हो बीटा पी ले लीजिएगा और वैरियंस ऑफ मार्केट। तो बीटा पी क्या है सर? बीटा पी अभी तो निकाला हमने, 0.66 स्क्वायर होगा बीटा पी का भी स्क्वायर, तो 0.66 का स्क्वायर, वैरियंस ऑफ मार्केट कितना है? 100, तो 0.66 का स्क्वायर इंटू 100, 43.56 निकल गया। और जब अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का बात किया तो वहां बोला कुछ नहीं, सम ऑफ वेट का स्क्वायर इंटू डिविएशन ई आई का स्क्वायर। तो हमको वेट तो सर सबका मालूम है, 0.20, 0.50, 0.30। सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वेट इंटू डिविएशन ई आई का होल स्क्वायर। पर ये कब लिखेंगे? जब हमको डिविएशन ई आई दिया गया हो। हमको जो ई आई स्क्वायर मालूम है, हमने जो निकाला है वो क्या है? डिविएशन ई आई स्क्वायर निकाल लिया है। तब तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं? जब हमको डिविएशन ई आई दिया गया हो, ई आई स्क्वायर नहीं। अगर ई आई स्क्वायर ही दे दिया है क्वेश्चन या आंसर में निकाला है तो उसके में यही फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। तो वेट क्या है? तो सर वेट कुछ नहीं, एक का 0.20 का स्क्वायर, डिविएशन ई आई निकाला सर 134 था शायद, 134 मल्टीप्लाई करिए सीधा बस, प्लस दूसरा कौन था? 0.50, ई आई निकला हुआ है कितना था? 225। अब क्या करिए, प्लस 50 और 20 हो गया, 30% ही होगा, ऑब्वियस सा बात है। कितना था? 879 निकालिए। जीरो पॉइंट टू जीरो का स्क्वायर 0.04 इंटू 134 चल रहा है ना, प्लस 0.50 का स्क्वायर इंटू 225, 0.30 का स्क्वायर इंटू 869, तो कितना हो जाएगा? 5.36 प्लस 5.36 प्लस 112.50 प्लस 69.1। हाँ क्या कर रहा हूँ मैं? तो टोटल वैरियंस कितना हो जाएगा पोर्टफोलियो का? तो सर ये प्लस ये कर दीजिए, प्लस 43.56, समझे? अब ये क्या किया उसको भी देख लिया जाए। इसका आंसर कितना आया है? 0.4356। ठीक है, वो तो आ गया था, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया क्या अपने से? किया तो इसने वही है, शायद कुछ गलती हुआ। 0.30 का स्क्वायर इंटू 879। अच्छा ये गलती हुआ है, ये 263.70 होगा, ठीक है। तो 5.36 प्लस 112.50 प्लस 263.70, अब आ जाएगा आपका, एक बार चेक कर लीजिएगा यार। 0.20 का स्क्वायर इंटू 134, 5.36,
ठीक है, 0.50 का स्क्वायर इंटू 225, अच्छा ये 56.25 होगा। ठीक है, तो 5.36 प्लस 56.25 प्लस 263.70, 325.31। ऐसे कैसे आंसर हो जा रहा है अपना? और तो हम लोग वही रहा है जो ये किया है। 0. इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए सो के जाइएगा एग्जाम में, नींद में मत जाइएगा मेरी तरह। गुने 134, 5.36, ठीक है, 0.50 इंटू 0.50 इंटू 225, 56.25, ठीक है, 0.30 इंटू 0.30, 0.09 इंटू 879, 29.11। अच्छा ये सही ही था, क्या मैं कर रहा हूँ भगवान जाने। कोई 5.36 प्लस 56.25 प्लस 79.11। हाँ अब देखिए सही हो गया, 140.72। अपना आंसर ऐसे आया, इसका आंसर कैसे आया? ऐसे आया, इंटू 10,000 कर दीजिए, देखिए आ जाएगा 172। तो 0.014072 इंटू 10,000, देखा, इसका आंसर भी 140.72 ही है। अपना आंसर भी 140.72 है। 140.72 प्लस ऊपर कितना निकाला था हमने? 43.56। तो 43.56 को प्लस कर देंगे, 43.56 तो 184.28। कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा। आप आंसर ऐसे दे या 184.28 बोले, ठीक। ये तो सार भाई साहब का कहानी हो गया। अब कौन आएगा? अब मार्कोविच भाई साहब आए। मार्कोविच क्या बोलेगा? अपना फॉर्मूला दे रखा है। मार्कोविच के हिसाब से अगर 3 सिक्योरिटी है तो उसका वेरिएंस क्या होता है सर? डब्ल्यू ए का स्क्वायर डिविएशन ए का स्क्वायर, डब्ल्यू बी का स्क्वायर डिविएशन बी का स्क्वायर, प्लस डब्ल्यू सी का स्क्वायर डिविएशन सी का स्क्वायर, प्लस 2 डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी कोवेरियंस ए बी, प्लस 2 डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी कोवेरियंस बी सी, प्लस 2 डब्ल्यू ए डब्ल्यू सी कोवेरियंस ए सी। सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। डब्ल्यू ए कितना है? 0.20, 0.20 का स्क्वायर। वेरिएंस कितना है सर? ये दिया ना 150%, सीधा 150। क्यों स्क्वायर नहीं करेंगे? वेरिएंस ही दिया हुआ है तो स्क्वायर क्या करेंगे, ठीक है। डब्ल्यू बी कितना है? 0.50। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 250। डब्ल्यू सी कितना है? 0.30। 1000, ठीक है, हो गया, निकल गया। अब 2 डब्ल्यू ए कितना है? 0.20, 0.50। कोवेरियंस कितना है? 300। ए और बी के बीच में कितना है? 300। 2 डब्ल्यू बी कितना है? डब्ल्यू सी कितना है? और सी के बीच में कितना है? 200। समझ गए? प्लस 2 डब्ल्यू ए कितना है? डब्ल्यू सी कितना है? और कोवेरियंस कितना है? सॉरी ये देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ ए और सी है, ये बी और सी है, तो यहाँ पे ये 200 नहीं, ये 400 होगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे आपको कंफ्यूज करता है वो, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। ए और बी ऊपर है, बी और सी नीचे है। फॉर्मूला हमने बी और सी पहले लिखा है, तो ये पहले आएगा 400। ए और सी का जब लिखेंगे तब ना आएगा 200, 200 यहाँ पे आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? सॉल्व करिए बस, 0 और थोड़ा सा आराम से सॉल्व करिएगा, और बढ़ा के नहीं। कभी कभी क्या होता है कि नहीं तो इक्वल टू करने में, मल्टीप्लाई करने में गलती हो जाती है। लंबा फॉर्मूला है ना। 0.50 का स्क्वायर
इंटू 250, 250 ही है ना। एक तो मैं लिखता क्या हूँ, कभी कभी खुद पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। हाँ 250 प्लस, पता नहीं आप लोग पढ़ पाते हैं कि नहीं, कहीं कहीं मेरे लिए भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ये सॉल्व करिए। 2 इंटू 0.20 इंटू 0.50 इंटू 300 प्लस 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.50 इंटू 0.30 इंटू 400 प्लस 2 इंटू 0.20 0.30 इंटू 200, सबको जोड़ लीजिए। 6 प्लस 62.50 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 24, 362.50 हो गया। आंसर देख लीजिए, वो 363 कर दिया राउंडिंग के कारण, इंटू 10,000 करिएगा यहाँ पे तो आपको 363 मिल जाएगा। ठीक है, अपना क्या है 362.50। ये क्या किया है, कुछ नहीं, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां तक तो ठीक है। डब्ल्यू ए का स्क्वायर, ये वेरिएंस डब्ल्यू ए का, ये देखिए ये यहाँ पे ले आए वो 0.20 0.50, ठीक है। और एक और जगह कहीं पे होगा, ध्यान से देखिए, ये देखिए फिर से वही चीज है। इसका मतलब ये क्या है, ये कुछ नहीं है सर, 2 डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी को वेरियंस ए बी, इसको अलग अलग लिखना चाहे लिख सकते हैं ना, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी को वेरियंस ए बी प्लस डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी को वेरियंस ए बी। तो ऐसा काम हम लोग क्यों करेंगे अलग अलग लिखने का, हमको फॉर्मूला पता है ना, बिना मतलब के फॉर्मूला को एक्सटेंड करके कंफ्यूज करने का क्या जरूरत था भगवान जाने, पर किया है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, किया है तो किया है, हम लोग क्या कर सकते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो है आपका सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो का सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम लोग खैर लास्ट में करेंगे, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकालने का फॉर्मूला है, लास्ट में करेंगे। ठीक है, मतलब ये खत्म हो जाएगा। तो कल हम लोग का 36 37 38 तो बता चुका हूँ, एपीटी थ्योरम थ्योरी था। 39 40 41 और 42 ये हम लोग कल कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट डे जो आपका ये वाला जो बचा हुआ है, मैंने आप जो एफआर का एग्जाम दे के आएंगे उस रात आपका वो वाला भी हो जाएगा 35, और एक 7 का जो होल्ड पे था वो वाला। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए रात काफी हो चुका है। कोई सवाल उवाल हो तो खैर, तो सवाल कोई रहता तो नहीं है। विचार मैं कर रहा था कि आप लोगों को जो एएफएम का पूरा क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे दिया जाए। खैर देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो आपका सितंबर के एग्जाम के पहले पूरा एएफएम हमारा यूट्यूब पे ही रहेगा। डिपेंड करता है इच्छा क्या होती है हमारी। ठीक है, तो अगर इच्छा ऐसा रहा तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका पूरा एएफएम का लेक्चर ए टू जेड, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कैपिटल बस्टिंग, आईआरएम, आईएफएम, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कितना इजी चैप्टर है, हमसे पूछो तो, पर आपको हार्ड लगता है क्यों, क्योंकि आप फार्मूला रटने में लगे हुए हो और वहां कोई फार्मूला है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, इंटरनेशनल सॉरी इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में कोई फार्मूला है ही नहीं, पर आप फार्मूला रट रहे हो। क्यों रट रहे हो फार्मूला, जब फार्मूला है ही नहीं तो कोई फार्मूला नहीं है वहां पर। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड और मर्जर एक्विजिशन। खैर चैप्टर सब बड़ा बड़ा है, समय तो लग ही जाएगा, पर कोशिश करेंगे अगर
कैसा रहा मतलब डिपेंड करता है कैसा मूड रहा, मैंने कैसा इच्छा रहा, ऑब्वियस सा बात है। अगर लगा कि फ्री में प्रोवाइड किया जा सकता है तो फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और अगर लगा कि पैसे की ज़रूरत ज़्यादा है तो फ्री में नहीं किया जाएगा, क्या कर सकते हैं। मैं सीधा बोलता हूँ, मैं कुछ इधर उधर की बात नहीं करता। तो अगर पैसे की ज़रूरत ना रही उतनी उस समय, ऐसे भी कौन सा यार कोई आ रहा हो देखने पैसा देगा क्लास मेरा, फ्री में है तभी तक देख रहे हो तो फ्री में ही देख लो। तो देखेंगे अगर समय ऐसा रहा कि पूरा फ्री में दे दिया जाए तो हम लोग पूरा फ्री में अपलोड कर दिया जाएगा। खैर कुछ सजेशन हो तो दे दिया करो, कम से कम सजेशन हो, कोई राय हो, कुछ हो कि नहीं सर क्लास में ये थोड़ा चेंज करिए या कुछ और सर ऐड करिए, तो कोशिश किया जाएगा। ठीक है, मतलब फीडबैक जरूरी होता है ना। अब मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, फीडबैक मिल नहीं रहा, तो फीडबैक मिलने का लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा, तो फीडबैक दे दिया करो। ठीक, चलो तो चला जाए, गुड नाइट।